हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 35 की शुरुआत में मिस्टर यी जियांग को बता रहे होते हैं कि ये जो शूज हैं, ये शूज बहुत रेयर हैं, इसीलिए जो भी इनको पहले बनाता है मार्केट में सबसे ज्यादा फायदा उसी को होता है। जब मैंने तुम्हारी डैड को इस सोल को बनाने का सारा मेथड बता दिया तब मैंने राइट्स की एप्लीकेशन फाइल नहीं की थी। 2 साल बाद तेंग्यू ने भी इसी सोल के साथ अपने शूज मार्केट में लॉन्च कर दिए और कुछ देर बाद तुम्हारे डैड ने फैक्ट्री के डायरेक्टर की बेटी से शादी कर ली और जो राइट्स का एग्रीमेंट था वो खुद ब खुद तेंग्यू का बन गया। अगर ये चोरी नहीं है तो और क्या है? मिस्टर यू जियांग को और भी बातें बता रहे होते हैं, लेकिन जियांग यहाँ से चली जाती है। अब जियांग यंगजियान से कहती है कि बाओशिंग के मिस्टर ताओ जियांग से मिलना चाहते हैं। यंगजियान कहता है कि मुझे लगता है कि शू जियांग से इस जरिए से मिलना चाहता है। जियांग कहती है कि इस मामले का शू से कोई भी लेना देना नहीं है, वाकई में ही ताओ जियांग से मिलना चाहता है, तुम जियांग से बात कर लो। अब ये उस पर है कि वो ताओ से मिलना चाहती है या नहीं। अब जियांग को यंगजियान मैसेज करता है कि ताओ तुमसे मिलना चाहता है। इस मैसेज को देखने के बाद जियांग क्लाउड फुटवेयर से चली जाती है और अब ये यंगजियान के रेस्टोरेंट में आती है जहाँ पर ताओ इसका पहले से इंतजार कर रहा होता है। ताओ कहता है कि मैं मुद्दे की ही बात करूंगा। जियांग कहती है कि अब इस बात से तुम और बेवकूफ नहीं बना सकते क्योंकि तुम लोगों ने जो कुछ करना था तुम लोग वो कर चुके हो। तो ताओ कहता है कि बाओशिंग और एनेडा की कोऑपरेशन काफी अच्छी चल रही है और ये किसी के कारण भी अब रुक नहीं सकती। जियांग कहती है कि फिर तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? ताओ कहता है कि सबको फायदा हो इसीलिए तुम्हें हमारे साथ कोऑपरेट करना होगा। जियांग कहती है कि किस चीज के लिए कोऑपरेट करना होगा? तो ताओ कहता है कि पहले तो तुम्हें अपने बर्ताव की माफी मांगनी होगी, तुमने जो कुछ भी तेंग्यू की 100th एनिवर्सरी पर किया था। दूसरा ये कि एनेडा और तेंग्यू मर्ज होने जा रही हैं, तुम इस चीज को प्रमोट करोगी और आखिर में तुम तेंग्यू छोड़कर चली जाओगी। जियांग कहती है कि क्या शू ये चाहता है? ताओ कहता है कि अगर उसके अंदर थोड़ी सी अकल बाकी है तो वो इस डील की मुखालफत नहीं करेगा। मुझे उम्मीद है कि तुम ये जानती होगी कि पहले एनेडा तुम्हें तेंग्यू में रखने के लिए तैयार था, लेकिन जो कुछ तुमने किया है उसके बाद ऐसा मुमकिन नहीं है। जियांग कहती है कि अगर मैं ये सब मानने से इनकार कर दूं तो ताओ कहते हैं कि जो तुम्हारी पोजीशन है, तुम्हारा ओपिनियन मैटर नहीं करता। जियांग कहती है लेकिन फिर भी तुम लोग मेरी इजाजत के बगैर मेरे तेंग्यू में शेयर्स नहीं ले सकते। ताओ कहते हैं कि तुम ठीक कह रही हो, लेकिन तुम एनेडा को तेंग्यू के एम्प्लॉयज को निकालने से भी नहीं रोक सकती क्योंकि एनेडा जब तेंग्यू को खरीदने का प्रोसेस कंप्लीट कर लेगा तो तुम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगी। ताओ कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारे फायदे और नुकसान तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर कर दिए हैं। तुम स्मार्ट इंसान हो, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम सही फैसला करोगी। ये कहने के बाद ताओ यहाँ से चला जाता है। अब जियांग तेंग्यू के बाहर बैठकर ताओ की कई हुई बातों के बारे में सोच रही होती है। जियांग बहुत ही अपसेट होती है। इसको गाओई के डैड और मिस्टर यी की भी कई हुई बातें याद आ रही होती हैं। ये सब कुछ सोचने के बाद जियांग यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ शू अपनी कार में बैठकर जियांग के बनाए हुए शूज देख रहा होता है और इनको देखते हुए शू बहुत ज्यादा अपसेट होता है। अगले दिन ऑफिस में गोंगली आकर शू से कहता है कि आप मिस तेंग के साथ मीटिंग कब करेंगे? तो शू कहता है कि जब मैं करंट प्रोजेक्ट को खत्म कर लूंगा। अब गोंगली इसको बताने लगता है कि तेंग्यू ने बहुत दिनों से अपने रोज के काम की रिपोर्ट सबमिट नहीं करवाई और जियांग का भी किसी को नहीं पता। इतने में ही शू को एक कॉल आती है। इस कॉल को सुनते ही शू यहाँ से भागता हुआ चला जाता है। दूसरी तरफ जियांग अपना सामान पैक कर रही होती है। जियांग से पूछता है कि आखिर तुम क्या कर रही हो? अब इतने टाइम बाद तेंग्यू सही से चल रही है और हम अब पैसे भी कमा सकते हैं, तो तुम अचानक सबको छोड़कर क्यों जा रही हो? जियांग कहती है कि अंकल जब मैं आज यहाँ से चली जाऊंगी तो तेंग्यू में मेरा सफर खत्म हो जाएगा। जियांग को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जियांग अपने अंकल की कोई भी बात नहीं सुनती और कहती है कि आप समझ नहीं सकते हैं। जियांग से पूछ रहा होता है कि आखिर तुम क्यों जा रही हो, मुझे यही बता दो। लेकिन जियांग अपना सामान लेकर सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू कर देती है। जियांग अब यहाँ पर देखती है कि तेंग्यू के सारे वर्कर्स इसके सामने खड़े होते हैं। जियांग से पूछती है कि क्या तुम वाकई में छोड़कर जा रही हो? तो जियांग कहती है कि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। जियांग कहती है कि मुझे तो यही लगा है कि तेंग्यू को बढ़ाना ही हमेशा से तुम्हारा प्लान रहा है। जियांग कहती है कि अब इन सब बातों का वक्त नहीं है, लेकिन तुम्हें मुबारक हो कि तुम एनेडा वापस जा रही हो। ये कहने के बाद जियांग जाने लगती है तो मास्टर जियांग कहते हैं कि क्या तुम रुक नहीं सकती? अगर आप तेंग्यू को बेचना नहीं चाहती तो मत बेचे, हम सब आपके साथ हैं। अब सभी वर्कर्स जियांग से कहने लगते हैं कि हम आपके साथ हैं। जियांग भी इमोशनल हो गई होती है, कहती है कि आप सबकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। असल में मैं भी आप सब लोगों को छोड़कर जाना नहीं चाहती। सभी वर्कर्स जियांग को रुकने के लिए कह रहे होते हैं। जियांग कहती है कि आपसे फिक्र नहीं करें, मैं वापस आकर आप सबको डिनर की ट्रीट दूंगी। सभी वर्कर्स कहते हैं कि हम आपके साथ जाएंगे। जियांग इन सबसे कहती है कि तेंग्यू मुझे खो सकता है लेकिन तुम सब लोगों को नहीं। ये कहते हुए जियांग बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई होती है और अब इन सब लोगों को बाय कहकर जियांग यहाँ से चली जाती है। जब जियांग तेंग्यू से जा रही होती है तो यहाँ पर शू भी आ जाता है। जियांग शू को देखकर रुक जाती है। शू जियांग के पास आता है। शू से पूछता है कि तुम मेरे मैसेजेस और कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रही थी? तो जियांग कहती है कि मैं चंद दिनों के लिए रेस्ट करना चाहती थी। शू से कहता है कि क्या तुमने सोच लिया है? जियांग कहती है कि शुरुआत से ही सब कुछ सेट कर लिया गया तो मेरे चाहने या ना चाहने से कुछ भी नहीं
होता। मैं हार गई हूँ और मैंने तेंग्यू को छोड़ने का फैसला किया है। जियांग कहती है कि तुमने जो कुछ भी किया वो एक रीजनेबल बिजनेस प्लान था, लेकिन मैंने उसको खराब कर दिया। तुम एक अच्छे रिलेशनशिप में रहना चाहते थे, लेकिन किसी कारण के बगैर ही बहुत मसले थे, इसीलिए मैंने गिव अप कर दिया है। और जहाँ तक हमारी बात रही तो हमारे दरमियान भी सब कुछ खत्म हो गया है। ये कहकर जियांग यहाँ से जाने लगती है, लेकिन शू इसको रोक लेता है। जियांग शू से कहती है कि तुम मुझे जाने दो। शू जियांग को देख रहा होता है, लेकिन जियांग शू से अपना हाथ छुड़वा लेती है और यहाँ से चली जाती है। शू यहीं पर खड़ा रह जाता है और जियांग के जाने से ये बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। शू अपने घर आने के बाद स्टेयर्स पे बैठकर रोने लगता है। दूसरी तरफ जियांग भी काफी अपसेट होती है। अब जियांग काम कर रही होती तो यंग जियान इसके बेड पर आकर डिवोर्स एग्रीमेंट रखता है और जियांग से कहता है कि मैंने इस एग्रीमेंट पर साइन कर दिए हैं। यंग जियान कहने लगता है कि हम दोनों 10 साल से साथ हैं, इसलिए मुझे लगता था कि इस दुनिया में तुम्हें सबसे बेहतर मैं जानता हूँ, लेकिन अब मुझे समझ आ गई है कि मैं गलत था। असल में तो मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ और मैं इतना सारा अरसा एक ऐसी चीज मांगता रहा हूँ जो मेरी कभी हो ही नहीं सकती, इसीलिए तुम्हें किसी और को तलाश करना चाहिए जो कि तुम्हारे लिए बहुत सूटेबल हो। ये कहकर यंग जियान यहाँ से चला जाता है। रात में जियो यंग जियान के पास भागता हुआ आता है और उसे पूछने लगता है कि क्या तुम अब तेंग्यू का ऑनलाइन स्टोर हैंडल नहीं करोगे? तो यंग जियान कहता है कि मैंने ऐसा सिर्फ जियांग के लिए किया था, अब उसने ही तेंग्यू से जाने का फैसला कर लिया है, तो फिर मैं तेंग्यू के साथ काम क्यों करूं? जियो इससे जोयांग के बारे में पूछता है तो यंग जियान कहता है कि हम लोग ड्रिंक करते हैं। अगली सुबह जोयांग नाश्ते के टेबल पर खड़े कुछ सोच रही होती है तो मॉम आकर इसको कहने लगती है कि तुम ब्रेकफास्ट क्यों नहीं कर रही। जोयांग अपनी मॉम से कहती है कि आप हम दोनों के रहने के लिए कोई घर ढूंढ ले। मॉम तो ये बात सुनकर हैरान हो जाती है और जोयांग ये कहकर यहाँ से चली जाती है। आज जियोन तेंग्यू में वर्कर्स के साथ मीटिंग कर रहा होता है तो यहाँ पर शू आता है। अब शू यहाँ पर आकर बैठ जाता है तो कहता है कि आप सब लोगों को ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है, जब तक तेंग्यू का कोई न्यू सीईओ नहीं आता तब तक वीकली मीटिंग्स का मैं इंचार्ज हूँगा। शू में सोंगजिया और यूशन से कहता है कि मुझे आप लोगों के रेजिग्नेशन लेटर्स मिल गए हैं, लेकिन जब तक आपकी जगह पर कोई नहीं आ जाता तो आप तेंग्यू में ही अपना काम जारी रखेंगी। ऐसा करने के लिए दोनों मान जाती हैं और अब शू जियोन से कहता है कि आप अपनी मीटिंग को स्टार्ट करें। दूसरी तरफ जियांग आज डेंटिस्ट के पास आई होती है। जब मीटिंग खत्म हो जाती है तो जोयांग शू से कहती है कि जियांग के अलावा और किसी के पास भी तेंग्यू का फ्यूचर डिसाइड करने का हक नहीं है। ये कहकर जोयांग यहाँ से चली जाती है। जियांग कहता है कि शू ने मुझे फैक्ट्री के अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए नया ऑफिस प्रिपेयर करने के लिए कहा है। जोयांग भी ये बात सुनकर हैरान होती है। जियांग कहता है कि आखिर ये करना क्या चाह रहा है, क्या शू हमें ही फैक्ट्री से निकालना चाहता है? जोयांग कहती है कि मैं उससे जाकर बात करती हूँ। अब जोयांग शू के पास आती है। जोयांग शू से कहती है कि मैंने सुना है कि आपने फैक्ट्री के लिए नए मैनेजिंग डायरेक्टर को हायर किया है। शू कहता है कि हाँ, वो कल से फैक्ट्री आ जाएगा। जोयांग कहती है कि जियांग का क्या होगा? तो शू कहता है कि इमोशनली देखा जाए तो तेंग्यू जियांग को नहीं खो सकता, लेकिन तेंग्यू की करंट हालत में उसको एक नए मैनेजिंग डायरेक्टर की जरूरत है। मैंने जिसको हायर किया उसका नाम शी जियालुन है। उसने पहले भी बहुत सारे शू ब्रांड्स के साथ काम किया हुआ है और उसकी ई कॉमर्स की टीम कल से तेंग्यू के लिए यंग जियांग का काम संभालेगी। ये कहकर शू जाने लगता है तो जोयांग कहती है कि हमें जियांग का इंतजार करना चाहिए। शू कहता है कि हम जियांग का इंतजार कर सकते हैं, लेकिन तेंग्यू नहीं कर सकती। जोयांग इसकी बात सुनने के बाद कहती है कि न जाने जियांग को तुम जैसे पत्थर दिल इंसान से कैसे प्यार हो गया। शू कहता है कि तुम ठीक कह रही हो। ये कहने के बाद यहाँ से चला जाता है। जियांग आज फिर से मिस्टर ई के पास आई होती है तो मिस्टर ई कहते हैं कि क्लाउड फुटवेयर सेल्समैन हायर कर रहा है, लेकिन हम तुम्हें कभी भी हायर नहीं करेंगे, इसलिए तुम गिव अप कर दो। जियांग कहती है लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि क्लाउड फुटवेयर मुझे हायर करे। आप मेरी सैलरी डिसाइड कर सकते हैं और मैं फैक्ट्री में अपनी पोजीशन खुद डिसाइड करूंगी। मिस्टर ई कहते हैं कि ये किस तरह का एटीट्यूड है? तो जियांग कहती है कि मेरे बगैर क्लाउड फुटवेयर फिर से कामयाब नहीं हो सकता। मिस्टर ई कहते हैं कि मैं ये बात मानता हूँ कि तुम अपने डैड से बहुत बेहतर हो, लेकिन तुम इस बिना पर मुझे गलत मत समझो। जियांग कहती है लेकिन मेरे जैसे एक्सपीरियंस के साथ आपकी फैक्ट्री में कोई भी जॉब के लिए अप्लाई नहीं करेगा। मिस्टर ई कहते हैं कि तुम यहाँ पर काम करना चाहती हो तो तुम पहले शूज का एक बैच सेल करोगी और हम बाकी की बात बाद में करेंगे। जियांग इसके लिए मान जाती पूछती है कि आप कितने पेयर्स बिकवाना चाहते हैं। मिस्टर ई कहते हैं कि तुम एक महीने में 30,000 पेयर सेल करोगी। जियांग कहती है कि क्या आप वाकई में सीरियस हैं? तो मिस्टर ई कहता है कि ठीक है, तुम 50 डेज में 30,000 पेयर्स बेच दो तो तुम यहाँ पर काम कर सकती हो। जियांग इसके लिए मान जाती है और इन दोनों की डील फाइनल हो जाती है। आज तेंग्यू में नया मैनेजिंग डायरेक्टर आ गया होता है, लेकिन इसके यहाँ पर आने से कोई भी खुश नहीं होता। अब जियांग मिस्टर ई को 2 ऑर्डर्स के चेक देती है तो मिस्टर ई कहते हैं कि ये क्या है? जियांग कहती है कि ये 30,000 शूज के पेयर्स की पेमेंट है और कल ये दोनों फैक्ट्रीज आपसे शूज लेने के लिए आएंगी। ये देखकर तो मिस्टर ई हैरानी हो जाते हैं। ये पेमेंट को बहुत गौर से चेक कर रहे होते तो जियांग कहती है कि अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप फाइनेंशियल स्टाफ से भी पूछ सकते हैं। मिस्टर ई कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें ये काम करने के लिए 50 दिन दिए थे, लेकिन तुमने ये काम आधे दिन में ही कर दिया है। जियांग कहती क्यों, इसमें कोई मसला है? मिस्टर ई कहते हैं कि जब कोई इंसान एबनॉर्मली बिहेव करता है तो उसके पीछे कोई कारण जरूर होता है। जियांग कहती है कि इसमें कोई भी अजीब बात नहीं है। ये दोनों कंपनीज ही तेंग्यू के साथ कोऑपरेट कर चुकी हैं, इसीलिए इन दोनों को ये शूज बेचना मेरे लिए
मुश्किल नहीं था। मिस्टर ये भी इसकी बात से कन्विंस हो गए होते हैं तो जियांग कहती है कि क्या आपको नहीं लगता कि क्लाउड फुटवेयर को मेरे जैसे मार्केटिंग डायरेक्टर की जरूरत है। और मिस्टर ये जियांग को मार्केटिंग डायरेक्टर बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज शो जियांग की पुरानी कार में राइड कर रहा होता है। शो इसी कार को राइड करते हुए सी साइड पर आ जाता है, जबकि दूसरी तरफ जियांग अकेले ही अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है। और शो भी जियांग की पुरानी कार को देखकर अपसेट होता है और इसको देखते हुए कहता है कि जियांग हैप्पी बर्थडे। अब जियांग विश मांगने के बाद कैंडल बुझाती है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 35 खत्म हो जाती है।